हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में सबसे पहले ओवरव्यू दिया हुआ है, यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज है उसके रूप में जो पीपल हैं वो किस तरह से देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसके बारे में देखेंगे कि लोग जो हमारी पॉपुलेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। और रेदर देन द liability population become human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill, productive knowledge embodied in them. तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जब किसी भी पैसे को किसी भी कैपिटल को किसमें, मेडिकल में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, है ना, इसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये क्या बन जाती है, एक हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाता है, ये एक स्टॉक बन जाता है हमारा। तो इससे क्या होता है कि पीपल एज रिसोर्सेज इज वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एक्साइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो जो ये इंट्रोडक्शन है सारा इस चैप्टर इसका। तो जो पीपल एज रिसोर्सेज है वो क्या है, एक वे है किसका, कंट्री में जो वर्किंग पीपल हैं और इसकी एक्साइटिंग जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उसका क्या है, एक वे है, एक तरीका है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रोडक्शन को अगर हम पॉपुलेशन की उससे देखते हैं तो जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसका ये क्रिएशन हो जाता है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्सेज। अगर अदर रिसोर्सेज की तरह जो हमारा पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो भी एक रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। लेकिन इस जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर दिया जाता है, हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। इसको कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता कि पॉपुलेशन जो है ये भी एक रिसोर्सेज है, पीपल एज रिसोर्सेज भी है। तो इसको भी क्या कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा अनदेखा कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है, जैसे फूड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड। जो पॉपुलेशन है वो जो वो जनसंख्या को तो वो वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लोगों को। और जब इस ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है तो उससे क्या होता है कि अगर उसको डेवलप किया जाएगा तो फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा कि लोग एजुकेटेड होंगे और हेल्दी भी होंगे। वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसको हम कहेंगे। दैट एडेड टू द प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। और जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से इसको हम जानेंगे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yield a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. और जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन या किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है या मेडिकल केयर दी जाती है, तो इससे क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या कहलाता है, फिजिकल कैपिटल कहलाता है। तो ये फिजिकल कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स। अब हम देखते हैं ये जो है
जो हायर इनकम्स अर्न करते हैं किसी में, या उसको हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है, या मोर एजुकेटेड लोग होते हैं, और या फिर बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कैसी होती है, वो भी ज़्यादा होती है, और वो लोग कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जो इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल था ऑफ हाउ इन इनपुट, एकदम से क्या हुआ था, जो इनपुट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। इन द तो ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन, एकदम से जो प्रोडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी को अपना के क्या हो गया था, जो रैपिडली इंक्रीज हो गया था, प्रोडक्टिविटी जो है वो एकदम इंक्रीज हो गई थी। और इसके लेकिन जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो कैसे हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा था। मतलब भारत में जो ज़मीन है वो सॉइल है वो ख़राब होने लगी थी। इंडियाज़ IT रिवॉल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंट ऑफ द how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material planet and the machinery। इंडिया में जो IT रिवॉल्यूशन था ना वो भी बहुत ज़्यादा एक मतलब लोगों को चौंका देने वाला एग्जाम्पल था, क्योंकि जो मशीन्स वगैरह थी, जो टूल्स वगैरह थी ना, उनकी अपेक्षा, जो प्लांट की अपेक्षा जो मानव थे, जो ह्यूमन थे, उसकी महत्व को बहुत ज़्यादा जो मशीन्स है ना उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन पा ली थी लोगों के अलावा। कि उन्होंने कहा कि मशीन से बहुत ज़्यादा बेटर काम किया जा सकता है, और जो ह्यूमन है वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी कोई भी काम जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली करती है, और जो अगर ह्यूमन करेंगे, जो मैन करेंगे, वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लोली होगा। इस वजह से जो मशीन्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। अब हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे ये बच्चे हैं, थोड़ी सी बातें डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो लड़की ये पूछ रही है कि व्हाट ह्यूमन रिसोर्सेज, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज वो हैं क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो कह रहा है इट इज़ लाइक लैंड और लेबर, क्या ये लैंड और लेबर है, इसी के अकॉर्डिंग है। तो बॉय है वो कह रहा है इट इज़ मोर देन, ये उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर पूछा कर ले जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, और तो फिर व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो ह्यूमन मतलब एक जो कैपिटल मतलब जो मनी है वो क्या है। इट इज़ लाइक रुपीज़, पैसे और डॉलर, क्या ये रुपए पैसे हैं। तो वो बॉय कह रहा है नहीं ये उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, इनमें से आप देखिए यहाँ पे क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल, ये डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ये कौन है, टीचर, ये भी ह्यूमन कैपिटल है। ये यहाँ पे कौन है, एक मैकेनिक है, ये भी ह्यूमन कैपिटल है। और ये कौन है, ये टेलर है, ये भी ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि ये काम करता है ना। अब आपने देखा यहाँ पे तो जो डॉक्टर्स हैं, है ना, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, इंजीनियर्स हो गए और टेलर हो गए, और ये क्या कर रहे हैं, असेट्स कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, तो इसीलिए तो काम कर रहे हैं ये। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes। अब उन्होंने कहा कि केवल जैसे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या हेल्दी पीपल, है ना, यही जो हैं यही कम हायर इनकम्स नहीं कर सकते, मतलब हायर इनकम नहीं कर सकते। सोसाइटी आल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्टेड वे because the advantage of a more educated or a healthier population is spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। In fact, तो हायर इनकम से केवल जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं या जो हेल्दी लोग होते हैं, उन्हीं कोई बेनिफिट नहीं होता। उससे क्या होता है कि जो बल्कि सोसाइटी के जो और भी जो मतलब इनडायरेक्ट जो वेज होते हैं उनसे भी इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे या फिर अगर जो ज़्यादा हेल्दी लोग होंगे तो उनका जो बेनिफिट है सभी लोगों तक पहुंचता है। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मतलब कई बार क्या होता है, एजुकेटेड हैं
या नई भी हैं, या फिर उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती भी हैं या नहीं मिलती हैं। तो क्या होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है एक तरह से एक ऐसा रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड हो गया, और जो कि लैंड हो गया और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है मतलब कैपिटल को यूज कर सकता है, मतलब बना भी सकता है ना। जब हम हेल्दी होंगे तो बहुत ज़्यादा हम इनकम कर सकते हैं, कहीं पे काम कर सकते हैं। अगर हम अनहेल्दी होंगे और अनएजुकेटेड होंगे, हमारे पास स्किल्स नहीं होंगी, नॉलेज नहीं होंगी, तो हम कहीं भी कोई वर्क नहीं कर पाएंगे और ना ही हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset, but a large population need not be a burden for the economy. तो इंडिया में बहुत सारे डिकेड्स से, कई दशकों से इंडिया में जो हमारी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, उसको क्या माना गया, लायबिलिटी की अपेक्षा एक बहुत ज़्यादा एक किसी का मतलब इन्हीं का असेट्स माना गया, मतलब दायित्व माना गया। बट लेकिन जो लार्ज पॉपुलेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इस पे पूरी कंट्री का बहुत ज़्यादा बर्डन हो, है ना, पूरी इकोनॉमी का इस पे बर्डन पड़ता हो। इफ़ कैन बी टर्न इनटू अ productive assets by investment in human capital, for example by spending resources on education and health for all, training and industrial and agricultural workers in the usage of modern technology, useful scientific researches and so on। लेकिन अगर हम ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, इससे कई बार जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लें, सबके लिए एजुकेशन हो और सभी को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें, कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी हैं उनका यूज हो, और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं और वहाँ पे जो फार्म लेबर्स हैं उनको नई स्किल्स सिखाई जाएं, तो क्या होगा उससे बहुत ज़्यादा, और जो कि कोई भी रिसर्च सेंटर वगैरह हैं या फिर इन पे बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट खर्च करे, मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट करे, तो क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब यहाँ पे नीचे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, तो इससे हम समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले दी गई है स्टोरी ऑफ सकल। तो जो सकल है, जो दो फ्रेंड्स हैं, तो एक विलास और एक सकल एक ही गांव में रहते हैं। ये कौन सा गांव है, सीमापुर। तो जो सकल है उसकी एज थी 12 ईयर्स और उसकी माँ जो शीला हैं वो सारा घर का कामकाज देखती थी। उसके जो फादर थे सकल के, बूटा चौधरी, वो खेत में वर्क करते थे, है ना। तो सकल के घर का काम, अब जो सकल है वो अपनी माँ के काम में हेल्प करता था वो, और जो उसका भाई था छोटा जीतू और इसकी एक सिस्टर थी सीतू, उसकी भी वो देखभाल करता था, उसकी भी हेल्प करता था। उसके जो अंकल थे श्याम, उन्होंने 10th तक की पढ़ाई की थी और उन्होंने लेकिन घर में ही फिर भी वो घर में ही बैठे थे, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। बूटा सिंह जो थे सकल के फादर, वो ये चाहते थे, और उनकी जो वाइफ थी शीला, वो ये चाहती थी कि उनका बेटा सकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब एजुकेटेड हो जाए। लेकिन क्या होता था कि वे उस पे गाँव के स्कूल में ही उसका नाम लिखवा देते थे, है ना, गांव के स्कूल में ही उन्होंने उसका नाम लिखवा दिया और उसके लिए ये कहते थे, यही प्रेशर डालते थे कि गांव के स्कूल में इसको एडमिशन करा दिया जाए। जिससे अब फिर क्या हुआ, उसको एडमिशन भी मिल गया, उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी और फिर उसने अच्छे से पढ़ाई की और मतलब उसने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास कर लिया। फिर उसके उन्होंने ये किया
कि उन्होंने लोन लिया कि वो ये चाहते थे कि सकल आगे की भी पढ़ाई करे, कोई वोकेशनल कोर्स वगैरह करे, किसमें, कंप्यूटर्स में। तो सकल वाज मैट्रिनियस एंड द इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग। तो जो सकल है वो सकल ने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो ये चाहता था कि आगे भी और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने सकल के लिए कंप्यूटर ले लिया और उन्होंने कहा उसमें एडमिशन दिलवा दिया, उसके एक कंप्यूटर का कोर्स कराने के लिए उसको एडमिशन दिला दिया। वो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से ही था, उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से वो कोर्स कंप्लीट कर लिया और कुछ समय के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई और उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म में क्या हो जाता था, अपनी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बॉस ने उसकी जो ये उसके वर्क से जो वो उसके बॉस हैं बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उसको क्या किया, उसको प्रमोशन दे दिया। अब यहाँ पे विलास की स्टोरी आ जाती है। तो जो विलास है वो क्या है, वो 11th ईयर्स का है और उसके सकल के ही गांव में रहता था। विलास के जो फादर थे महेश, वो कौन थे, एक फिशरमैन थे। तो उसके फादर जो हैं पास्ट अवे, ही वॉज ओनली 2 years ओल्ड। उसके पापा, जब विलास जो है ओनली 2 years का था तो उसके पापा की डेथ हो गई थी और उसकी जो माँ थी वो फिशेस को सेल कर देती थी और उससे ही अपने परिवार को पालन पोषण करती थी। लेकिन वहाँ के जो लैंड ओनर्स थे, मतलब वहाँ के जो लैंड ओनर थे, तो तालाब के से मछलियाँ खरीद लेती थी और उन्हीं को वहाँ से मंडी में सेल कर देती थी। वो मछलियाँ बेचकर दिन में लगभग 150 रुपीज़ अर्न कर पाती थी। विलास जो है उसको क्या हो गया कि अर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, उसको गठिया हो गई। तो उसकी मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम द डॉक्टर। उसकी मदर जो है उसको डॉक्टर के पास भी नहीं दिखा पाती थी ढंग से, क्योंकि उसके पास उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी नहीं थे और वो स्कूल भी नहीं जा सकता था। उसके पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो क्या करता था, जो विलास था, खाना जब उसकी माँ कुकिंग करती थी तो वो अपनी माँ की हेल्प करता था और अपने छोटे भाई, जो छोटा सा भाई था उसका मोहन, उसकी भी केयर करता था। कुछ टाइम के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनको देखने वाला, उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं था। फैमिली में उनकी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में फिर से फिशेस को सेल करने के लिए उसको यही करना पड़ा कि उसको भी सेल करनी पड़ेंगी और अपनी माँ की तरह वो भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा कम अर्न कर पाता था। उसकी भी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती थी। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि आप लोगों ने, दोनों फ्रेंड्स हैं, आपने इनके बीच में क्या डिफरेंसेस आपको देखने के मिलते हैं वो आप बताइए। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी दी गई है कि विजिट कीजिए नियर बाई विलेजेस में, जो स्लम, अपने आसपास के स्लम एरियाज़ में, वहाँ पे देखिए किसी कोई बॉय या गर्ल हो, उससे आप उसकी स्टडी कीजिए, मतलब उसके बारे में जानकारी लीजिए कि जो विलास या सकल जैसी कोई सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ा, उनके सामने कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। इन द 2 days study we शकल और went to school विलास। अब यहाँ पे हमने 2 बच्चों की स्टडी पढ़ी, 2 बच्चों के बारे में देखा। जो शकल था वो स्कूल जाता था, विलास स्कूल गया ही नहीं कभी। जो शकल था वो एक हेल्दी पीपल था और जो विलास था वो कैसा था, अनहेल्दी था। और जो शकल था वो कैसा था, एजुकेटेड भी था, और जो विलास था वो कैसा था, अनएजुकेटेड था। अब जो विलास था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था, उसको डॉक्टर्स के यहाँ जाने की नीड पड़ती थी, लेकिन उसकी माँ के पास पैसे ही नहीं थे, है ना। और जो शकल था वो एजुकेटेड था, उसने कंप्यूटर की डिग्री ले ली थी। अब शकल को एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई और उससे जो विलास जो था उसको तो वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, अनएजुकेटेड था, तो उसको तो कहीं नहीं जॉब भी नहीं मिली। जो उसकी माँ वर्क करती थी वही उसको भी करना पड़ा था। अब तो इन दोनों फैमिलीज में आपको क्या डिफरेंसेस मिले, आप देखिए यहाँ पे जो शकल था
उसकी तो इनकम दिन रात मतलब दिन पे दिन बढ़ने लगी, और जो बिलास था उसकी इनकम क्या होगी, सेम हुई या उससे भी बहुत ज़्यादा कम हुई। उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आपको ये शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो अनहेल्दी पीपल होंगे, है ना, या अनएजुकेटेड होंगे, उनकी तुलना में जो हेल्दी पीपल होगा और एजुकेटेड होगा उसकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स एंड रिटर्न इन फ्यूचर। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें किस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, जैसे मान लीजिए एजुकेशन में और मेडिकल केयर में, तो क्या हो जाएगा, हमें फ्यूचर में हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, मतलब हमें दुगना डबल फ़ायदा होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से अर्निंग कर पाएंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं कर पाएंगे। द इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट और पीपल पे भी कर सकते हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन लैंड में भी कर सकते हैं, मतलब हम ज़मीन वगैरह भी खरीद सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो कैश है ना, उसको भी इकट्ठा कर सकते हैं, बैंक में भी जमा करा सकते हैं। इसी तरह से एक अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, एक बच्चा जिसकी एजुकेशन पे और जिसकी हेल्थ पे अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उसका रिटर्न उसको फ्यूचर में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वो हायर अर्निंग कर पाएगा और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन कर पाएगा सोसाइटी में। एजुकेटेड पेरेंट्स are found to invest more heavily on the education of their child। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होंगे, है ना, तो वो क्या कर पाएंगे, वो अपने बच्चों को भी अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे। दिस इज द बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशंस एंड हाइजीन्स। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देते हैं। और क्या होता है, हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, मतलब वो पूरी मतलब स्वच्छता है, क्लीनिंग, उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को, है ना, स्कूल में एजुकेशन दिलवाते हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दिलवाते हैं, और इन सभी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पूरी की पूरी चेन बन जाती है। इसके अगर अपोजिट हम देखें कि जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं वो न तो हेल्दी होते हैं, ना तो वो खुद साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, है ना, और न ही वो अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में रखने के लिए, तो क्या हो जाता है, एक बहुत ख़राब सी चेन बन जाती है। तो उनके जो चिल्ड्रंस हैं, जो अनहेल्दी या अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, उनके चिल्ड्रंस भी उसी तरह से होते हैं, और वो उनकी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है।
सॉरी नॉन फार्मिंग नहीं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो विजिट गांव में एक किसी गांव या कॉलोनी में विजिट कीजिए और नियर ऑफ रेजिडेंट या अपने आसपास के एरिया में, और वहाँ पे जो वेरियस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको नोट कीजिए। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स बिटवीन मैन। अब एक हिस्टोरिकल अगर हम या कल्चरल रीजन्स देखें, मतलब ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो जो बहुत सी फैमिलीज होती हैं उनमें, और जैसे कि मान लीजिए मेल और फीमेल होता है, उनके बीच में जो वर्क है लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन फैमिली, तो मतलब उसको काम को ना बांट दिया जाता है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। जो वुमेन्स होती हैं मोस्टली वो क्या करती हैं, घर का काम करती हैं, है ना। एंड मैन वर्क इन फील्ड्स। ज़्यादातर जो मैन होते हैं वो कहाँ करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, मतलब बाहर का काम करते हैं या खेती में काम करते हैं। सकल्स मदर शीला कुक्स फूड। जो शकल की जो मदर थी वो केवल मतलब खाना बनाती थी। क्लीन्स असेंटल मतलब बर्तन साफ करती थी। वॉशेज क्लॉथ्स को धोती थी। क्लीन्स और हाउसेज एंड लुक्ड आफ्टर हर चिल्ड्रन। उसके बाद वो क्या करती थी, अपने घर में अपने बच्चों की केयर करती थी। सकल्स जो फादर थे भुट्टा सिंह, वो खेती में काम करते थे। सेल्स द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और जो प्रोडक्ट होता था उसको मार्केट में सेल करते थे और पैसे कमाते थे फैमिली के लिए, है ना। और जो शीला जो थी वो इज नॉट पेड फॉर सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अनब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। जब शीला के पास तो कुछ था ही नहीं, कोई सर्विसेज नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। बूटा सिंह जो थे वो पैसे कमा के लाते थे। जब बूटा सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद जो पूरी फैमिली का जो वर्णन है वो शीला के पास ही आ गया। तो वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, और द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। जो घर का काम होता है, जो औरतें जो लेडी होती हैं वो घर में काम करती हैं, जैसे खाना बना रही हैं या मतलब उनके एक तरह जैसे घर का कोई भी काम करें, जो हाउस होल्ड हैं, मतलब इस तरह से नहीं कि कोई अगर किसी के घर में जाके खाना पकाए तो वो कुक है, वहाँ पे वो सर्विस दे रही है, वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन जो अपने ही घर का काम कर रहे हैं, है ना, जैसे आपकी मम्मा खाना बनाती है ना, कपड़े धोती हैं आपके लिए, सब कुछ लंच पैक करती, तो ये सब का सब नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अगर हम किसी काम को करें उससे हमें अर्निंग होती है तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, अदरवाइज वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ओके, अब जो गीता है विलास की मदर, वो क्या करती है, इनकम अर्न करती है किससे, फिश को सेल करके। 10 वुमेन आर पेड देयर वर्क फॉर द व्हेन एंटर द लेबर मार्केट। तो वो क्या करती है, काम करने के लिए मार्केट में एंटर करती है, उसके लिए उसको क्या होता है, वो वहाँ पे पे भी करती है, अर्निंग भी करती है, देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल counterpart and the determined on the basis of education and skill। अब अगर वो जहाँ पे उसके पास न तो कोई स्किल्स थे ना नॉलेज थी, तो उसके पास जो कई बार क्या होते हैं जो पुरुष जो मतलब मेल थे उनकी तरह उसके पास एजुकेशन भी नहीं थी, है ना, न उसकी इनकम अच्छी थी, तो उसकी जो इनकम है, जिसकी जैसी एजुकेशन होगी, जिसकी जैसी नॉलेज होगी, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इनकम भी होगी। जो हमारी जो इनकम होती है यहाँ पे दिया हुआ है, एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। अगर हमारे पास जो एजुकेशन होगी तो क्या हो जाएगा, हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल जाएंगी। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग एंड ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। जो अगर हमारे पास एजुकेशन होगी और स्किल्स होगी तो हमें बहुत सारे डिटरमाइंट्स मिल जाएंगे और हम उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं मार्केट में। एज मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, वुमेन आर पेड लो कंपेयर। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि जो मेल होती थे, जो फीमेल होती थी, उनको बहुत ज़्यादा मैन की अपेक्षा उनको ये समझा जाता था ये ज़्यादा
उनकी कंपेयर किया जाता था कि इनका जो काम करने का तरीका है, मतलब इस तरह से इनको ये ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकती हैं, इनको स्किल्स नहीं है ना, और इनकी हेल्थ भी इस तरह की नहीं है, तो इनको क्या हो जाता कि लो वेजेस पे ज़्यादातर काम करना पड़ता था। और मैन से जो वुमेन को जो पेड होता था, जो सैलरी जो मतलब जो वेजेस मिलते थे वो भी बहुत कम होते थे। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। अब बहुत सारी जो फीमेल थी उनके पास मतलब वहाँ काम करती थी जहाँ पे वो लोग, उनको कई बार ये भी होता था कि जॉब जो है उनकी सिक्योर नहीं है और या फिर उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। तो इस वजह से वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मर्ज। Magri, employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave. अब जैसे क्या होता है, फीमेल्स को कई बार मैटरनिटी लीव लेनी पड़ती है, कई बार चाइल्ड केयर लीव लेनी पड़ती है एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. तो कई बार क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह का अब नहीं है। अब तो क्या होता है कि बहुत सारे जो फील्ड्स होते हैं उनमें फीमेल्स को भी पुरुषों जो मेल होते हैं उनकी बराबर सैलरी मिलती है। और कई बार जैसे कि मान लीजिए कि एजुकेशन में या फिर मेडिकल में उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अब तो बहुत सारी लेडीज, अब तो हर काम में फीमेल्स जो हैं वो जॉब करती हैं, हर जगह जाती हैं, है ना। पहले तो इस तरह का नहीं होता था कि जो फीमेल्स होती थी वो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, उनको लड़कियों को ज़्यादा स्कूल भेजा नहीं जाता था, तो इस वजह से वो एजुकेटेड नहीं थी। लेकिन अब तो इस तरह का नहीं है, हर जगह जो गर्ल्स हैं वो भी एजुकेटेड हैं, तो गर्ल्स अब तो हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, है ना। तो सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, अब जो बहुत सारी जो वुमेन हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी कर रही हैं एंड अदर सर्विसेज, जैसे इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक, है ना, और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन्स। आस्क, अब ये कह रहा है कि अपनी सिस्टर से पूछो या आपकी जो क्लासमेट्स हैं उनसे आप पूछिए कि वो जो अपना करियर है वो किस तरह से बनाना चाहती हैं, वो किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।